हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस, आपके लिए, आप सभी एमपी के उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी पीएनएसटी 2022 में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जो कि है टॉप क्वेश्चंस की। याद रखिएगा बच्चों, इन टॉप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स का अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से आप 8 जून 2023 के एग्जाम में सफलता अर्जित कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो टॉप क्वेश्चंस की सीरीज है बेटा, ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के केमिस्ट्री के लिए, इसके अलावा केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बॉटनी के क्वेश्चन, जूलॉजी के क्वेश्चन और फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन की भी सीरीज रहेगी। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ करके, इस टॉप क्वेश्चंस की सीरीज को आप ज्वाइन करके और क्या कर सकते हैं, आप एमपी पीएनएसटी 2022 में निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आज एक ऐसे ही सीरीज मैं बॉटनी की लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आज हम कोशिका सिद्धांत के 21 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। इसमें आपको भी समय दिया जाएगा 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड के अंदर में आपको अपने सही उत्तर जो है वो अपने पेपर पे, कागज पे लिखने हैं। और लास्ट में आप, जो अच्छे बच्चे होंगे, जो पूरा देखेंगे, वो क्या करेंगे, लास्ट में मुझे यूट्यूब पर मैसेज करेंगे कि सर हमारे इतने नंबर आए, इसमें से इतने नंबर आए। ठीक है ना? तो हम ये चाहेंगे कि आप इस टॉप क्वेश्चन की सीरीज को ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चालू हो रही है आज से। डेली इसमें आपको 30 क्वेश्चंस के आसपास समझाए जाएंगे, और यदि डेली आप 30 क्वेश्चन रेडी करते चले गए तो सोचिए आपके कितने सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। ठीक, मैं पर्टिकुलर एक यूनिट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा, जो पहले भी आ चुके हैं, बहुत आईएमपी हैं और अभी भी उनके आने की उम्मीद है, या उनसे रिलेटेड टॉपिक से आएगा। ओके बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज की सीरीज में देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीव द्रव्य जो है वो जीवन का भौतिक आधार है, यह मान्यता किसने दी थी। आप देखिए कितने बार आया है ये फिर से लौटेगा ये क्वेश्चन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मान्यता किसने दी थी। क्या इस मान्यता को हक्सले ने दिया था 1868 में, कोर्टी ने दिया था 1772 में, हार्डी ने दिया था 1899 में, या मेल पिघे ने दिया था 1903 में। कितने, मतलब किस व्यक्ति ने किस सन में इसे दिया था। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसके लिए 30 सेकंड बहुत ज्यादा समय होता है। ठीक, लेकिन फिर भी आपने अपना आंसर निश्चित रूप से चुन लिया होगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जीवन का भौतिक आधार जो है वह क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। जीवन का भौतिक आधार जो है बेटा वो कौन है, जीव द्रव्य है। याद रखिएगा, इसको 1868 में ही उन्होंने प्रस्तावित कर दिया था। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निशान लगाते जाइएगा कि आपको कितने नंबर मिले हैं। ठीक, इस सेट में 21 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए। जिस बच्चे ने इसमें 18 प्लस मार्क्स ले आए, मतलब यह है कि वो पास हो गया, 15 वगैरह की बात नहीं है। ठीक है ना, कम से कम 18 प्लस। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं F1 कण। यहां F लिखा हुआ लेकिन वो F1 कण है। F1 कण ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री कण उपस्थित होते हैं। आप देखिए ये कितने बार आया है। ठीक, हमने इसको एनसीईआरटी से निकाला हुआ, बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, F1 कण ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री कण जो है ये उपस्थित होते हैं। क्या वो ईआर में उपस्थित होते हैं, क्या वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं, या बेटा फिर वो गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं। वो किस में पाए जाते हैं आपको ये बताना है। ठीक, बहुत इजी है। और यदि आपको यह क्वेश्चन याद है तो मैं बता दूं बेटा, एलिमेंट्री कण जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, मालूम है कि नहीं। एलिमेंट्री कण या F1 कण या ऑक्सीसोम जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाए जाते हैं। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण कण है ये, फास्फोरिलेशन की क्रिया में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि आपको डिटेल में क्लास के अंदर समझाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को उठाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने आ रहा है, देखिएगा।
ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, श्वसन संबंधी एंजाइम या ऑक्सीकरण एंजाइम किसमें उपस्थित होते हैं? 3 क्वेश्चन है इसमें। श्वसन संबंधी एंजाइम कहां पाए जाते हैं, ऑक्सीकरण एंजाइम किसमें पाए जाते हैं, या एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या जो है वो कहां पर पाई जाती है? ठीक, एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या जो है वो कहां पर पाई जाती है? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, लाइसोसोम में पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है? कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये भी। ज्यादातर बच्चे इसमें लाइसोसोम को चुन लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि एंजाइमों की सबसे अधिक संख्या जो है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक, तो निशान लगाते जाइएगा कि आपको कितने नंबर मिलते जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं और इनमें हम घबरा जाते हैं। देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। अब इसमें सत्य कथन छांटना, इसका मतलब यह है कि 3 गलत है और 1 सही है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ कि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या यह सही है? जंतु कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबल्स नहीं पाए जाते। माइक्रोट्यूबल्स मतलब सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक, फिर गोल्जी एपरेट्स मतलब गोल्जी काय जो होते हैं, गोल्गी उपकरण केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक अथवा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो इनमें से कोई एक कथन जो है सत्य है और बाकी 3 असत्य है। तो आइए असत्य कथन का चुनाव करते हैं। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, तो मैं अपना आंसर दे दूं। इसमें सबसे पहली बात तो बेटा आप इस बात को जान लें, ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आप सबसे पहले ये जान लें कि सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह कथन गलत है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती, जंतु में नहीं। जंतु कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, यह कहना भी गलत है, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गोल्गी एपरेट्स केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यह भी कहना गलत है। याद रखिएगा, ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक, इसका मतलब यह है कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक अथवा जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये कथन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दैट्स अ वेरी आईएमपी क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। इसके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। और यदि आप अपने बेसिक नॉलेज को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, आप एमसीसी क्लासेस जो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद हमारा जो क्रैश कोर्स है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स में ज्वाइन ले लीजिए। आप ये मान के चलिए कि इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको लगभग 2500 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं। 2500 तो मैंने न्यूनतम कहा है, ठीक है ना। इसमें 2500 से 5000 आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें से मैं बता दूं आपको कि सेम टू सेम 70 से 80 क्वेश्चन तो आपको उन्हीं टॉपिक से आएंगे, और इसके अलावा बाकी जो हैं वो उनसे बना करके दिए जाएंगे। याद रखिएगा, मतलब हमारे इतने नंबर पक्के हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ओबीसी रैंक में यदि 70 प्लस अंक आ गए तो बहुत आसानी से हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जनरल वालों का भी हो जाता है। ठीक है, एसटी एससी कोटा में यदि हम 65 से 70 नंबर के बीच ला रहे हैं तो भी हमारा सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन जानना चाहते हैं, बेसिक नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न याद करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, जिनका नॉलेज अच्छा होगा वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो जो अपना नॉलेज बनाना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमारे क्रैश कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या बताया गया। क्लोरोप्लास्ट की काट का अवलोकन कीजिए और इसमें विभिन्न भागों को जो दर्शाया गया है। तो देखिए, ए को दर्शाया गया है, बी को दर्शाया गया है, सी को दर्शाया गया है और डी को दर्शाया गया है। तो आप पहचान लीजिए ए कौन है, आप पहचान लीजिए बी कौन है, आप सी को पहचान लीजिए सी कौन है, और इसके अलावा आप डी को भी पहचान लीजिए डी कौन है। राइट, चलिए
तो अब आपके सामने आ रहा है ऑप्शन, रेडी हो जाइए सभी। ठीक, और देखिए यहां पर ए कौन है, सबसे पहले तो ए को पहचान लीजिए आप। ए क्या है, पहले ए को पहचान लीजिए। तो देखिए ये जो गोल गोल पट्टलिकाएं होती है ना, ये गोल गोल पट्टलिकाएं जो एक के ऊपर एक जमी होती हैं, ये होती हैं ग्रेनम। तो यहां पर हम कहेंगे हमारा ग्रेनम वाला आंसर सही है, मतलब पहला या तीसरा में सही कोई एक सही है, ग्रेनम वाला। चलो अब ये दो ऑप्शन में प्रतियोगिता रहेगी। अब देखते हैं आगे, इसमें दिया गया दूसरा नंबर, बी क्या है, बी क्या है, ठीक है ना। तो बी जो है, याद रखिएगा वो एक गोल गोल प्लेट है, ठीक है, जो कि किससे कटी हुई है, ग्रेनम से कटी हुई है। तो इसका नाम है थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड है। तो हम कहेंगे दोनों में ही थाइलेकॉइड दिया है, मतलब फिर से दोनों सही है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पर देखिएगा ये है ग्रेनम को जोड़ने वाली, ग्रेना को जोड़ने वाली लैमिली। तो सी जो है वो लैमिली है। अब सी निर्धारित कर देगा कि सही कौन है। तो यहां पर देखिएगा सी ने कहा है स्ट्रोमा, जबकि यहां पर सी ने कहा है स्ट्रोमा लैमिली, मतलब लैमिला। इसका मतलब यह है बेटा कि इसका 100% सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, वो थर्ड होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर रहा। इस टाइप के भी क्वेश्चन इस बार आने के हैं, रेडी रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला गया है। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने का प्रमुख स्थल क्या होता है। सारे क्वेश्चन आईएमपी हैं। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का जो मुख्य स्थल है बेटा वो कौन सा होता है। तो आइए हम आपको बता दें कि वो स्थल जो है वो गोल्गी उपकरण होता है। याद रखिएगा, चाहे पौधे हो चाहे जंतु, इन दोनों में यदि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, आप जानते हैं ये क्या है, याद रखिएगा ये संयुक्त प्रोटीन है, ये संयुक्त लिपिड है। इसमें ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड, ये है दोनों, ठीक है ना। और इसका सही जो आंसर है वो क्या है, गोल्गी उपकरण। तो जिन बच्चों ने गोल्गी उपकरण चुना होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निशान लगाते जाइएगा आपके हिसाब से जो आपने चुना है क्या वो आंसर सही बैठ रहा है। ये देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है। क्या वो रफ ईआर है, क्या वो स्मूथ ईआर है, क्या वो गोल्गी बॉडी है, क्या वो राइबोसोम है। कौन वसा के संश्लेषण का स्थान है। अपना आंसर आपने चूज कर लिया होगा, उम्मीद है ऐसी। कौन वसा संश्लेषण का स्थान है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। ठीक, इसमें मैं बता दूं राइबोसोम तो गलत है क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। रफ ईआर भी गलत है क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। गोल्गी बॉडी तो अभी आपने देखा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो सही आंसर क्या है बेटा, सही आंसर है यहां पर स्मूथ ईआर। सही आंसर है यहां पर स्मूथ ईआर, जहां पर वसा का संश्लेषण होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक लेकर के आते हैं आपके सामने, कोशिका का इंडोस्केलेटन बना होता है। इंडोस्केलेटन मतलब आप सभी जानते हैं अंतःकंकाल। इंडोस्केलेटन मींस क्या होता है, अंतःकंकाल। तो कोशिका का जो अंतःकंकाल है वो काय का बना होता है, यहां पर हमें बताना है। क्या वो कोशिका भित्ति का बना होता है, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है, साइटोप्लाज्म का बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। अंतःकंकाल जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा है जो उसे मजबूती प्रदान करता है, ठीक इसी प्रकार यांत्रिक सहारा कोशिका को यदि प्रदान करता है तो इंडोस्केलेटन। और आपने अपना आंसर चुन लिया होगा कि सही क्या है। तो मैं आपको बता दूं इन चारों में से कोशिका भित्ति, ईआर, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में से सही आंसर जो है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ईआर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निशान लगा लीजिएगा आप। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो आप जानते हैं हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में या जीवों के शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री है वो है राइबोसोम। और यहां राइबोसोम दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन राइबोसोम की जगह पे यहां पर एक और नाम दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं पॉलीसोम। जब राइबोसोम 4 से 5 की संख्या में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, पॉलीसोम बनाते हैं। तो पॉलीसोम इज द राइट आंसर, याद रखिएगा पॉलीसोम जो है वो राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रेडी हो जाइए। देखिए कितनी बार आया है ये क्वेश्चन,
लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि, कितने बार आया है क्वेश्चन देखिए, और निम्नलिखित में से कौन सा लाइसोसोम में संग्रहित नहीं होता, मतलब इकट्ठा नहीं होता। ये दो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती, हम सभी जानते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लेकिन लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली की जो संज्ञा है वो क्यों दी जाती है, उसके पीछे क्या ऑप्शन सही है। नंबर एक, क्या इनमें कैटाबॉलिक एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए, क्या इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए, या केंद्रक पर परजीवी होते हैं इसलिए, इनमें प्रोटेलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं इसलिए। क्या आंसर सही होना चाहिए? चूज कर लिया होगा आपने, बताइए चूज कर लिया है कि नहीं, चूज कर लिया है आपने? क्या होगा वो, क्या कैटालिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, केंद्रक पर परजीवी होते हैं, या इनमें प्रोटोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपके सामने है सेकंड नंबर, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, याद रखिएगा जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसी कारण से हम कहेंगे कि ये जो है ये आत्मघाती की थैली की संज्ञा इसे दी गई है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कितने बार आया है देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक की झिल्ली इकहरी होती है, ठीक, या सक्रिय पर्ण कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो किस कोशिका अंगक में इकहरी झिल्ली पाई जाती है या किसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, यह हमें बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि सेंट्रोसोम जो है, चार ऑप्शन आपके सामने है, दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो सेंट्रोसोम होता है इसमें तो झिल्ली ही नहीं पाई जाती, ठीक, याद रखिएगा, है ना। मीजोसोम जो है, मीजोसोम और लाइसोसोम, मीजोसोम और लाइसोसोम, ठीक, इन दोनों में प्रतियोगिता छिड़ जाती है क्योंकि इसमें झिल्ली पाई नहीं जाती, और केंद्रक जो है, याद रखिएगा, केंद्रक जो है वो कैसा, तो हम कहेंगे केंद्रक जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, इसलिए यह भी गलत है, ठीक। तो क्या सही आंसर होगा, क्या वो मीजोसोम होगा, क्या वो लाइसोसोम होगा, ठीक, विचार कीजिए, इन दोनों में प्रतियोगिता छिड़ी हुई, वहीं रख दीजिए। अच्छा एक मिनट, तो आप टिक लगाइए, सही आंसर क्या होगा? चलिए हम लौट आए हैं, तो सॉरी इसके लिए, थोड़ा कोई आ गया था। तो हम आपके सामने यहां पर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि लेकर के आए हैं कि सक्रिय कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती, किसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती? तो सेंट्रोसोम में मैंने कहा झिल्ली नहीं होती, केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली वाला होता है, लाइसोसोम और मीजोसोम, इन दोनों में प्रतियोगिता छिड़ गई, इन दोनों में प्रतियोगिता छिड़ गई, ठीक। तो अब मैं आपको बता दूं कि मीजोसोम पाए जाते हैं जीवाणुओं में, मीजोसोम किस में पाए जाते हैं बेटा?
जीवाणुओं में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जीवाणुओं की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक, इसलिए उसमें दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? मीजोसोम होना चाहिए। राइट आंसर क्या होना चाहिए? मीजोसोम होना चाहिए, क्योंकि मीजोसोम कहां पर पाया जाता है? जीवाणु में। जीवाणु जो होते हैं, ठीक है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, ठीक, और उनमें दोहरी झिल्ली ना तो पाई जाती, ना तो दोहरी झिल्ली युक्त कोई कोशिका होती है। तो ये राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहां पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितने बार आया है, देखिए गिनती ना कर सकेंगे आप। टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या है? क्या वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण है? नंबर 2, क्या वो रिक्तिका का आवरण है? नंबर 3, क्या वो माइक्रोबॉडीज का आवरण है? या फिर वो अजैविक कोशिका द्रव्य भाग है? क्या है टोनोप्लास्ट? क्या है? विचार कीजिए, टोनोप्लास्ट क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है बेटा 12वां, ठीक है ना। टोनोप्लास्ट क्या है? क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण है, रिक्तिका का आवरण है, माइक्रोबॉडीज का आवरण है, अजैविक कोशिका द्रव्य का भाग है? तो आइए सही आंसर पर टिक लगाते हैं। ये है रिक्तिका का आवरण। अपने अपना आंसर चुन लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। ठीक, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। पादप कोशिका साधारणतः प्राणी कोशिका से भिन्न होती है। मतलब जो पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किसके कारण से? तो प्रश्न दूसरा, पादप कोशिकाओं में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? 3 क्वेश्चन है इसमें। नंबर 1, पादप कोशिका साधारणतः प्राणी कोशिका से मतलब जंतु कोशिका से भिन्न होती है, किसके अनुपस्थिति के आधार पर? उसी प्रश्न को चेंज कर दिया गया, पौधे की कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? और फिर उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन में समर्थ है? तो मैं बता दूं बेटा, राइबोसोम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में से वो कोशिकांग जो द्विगुणन कर सकता है वो केवल 2 ही हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक सेंट्रियोल। लेकिन लेकिन ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी बिना डीएनए के भी द्विगुणन कर सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है बेटा। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर जो है वो क्या आएगा? सेंट्रियोल। याद रखिएगा, केवल ये 2 कोशिकांग यहां पर द्विगुणन कर सकते हैं जिसमें डीएनए है, इसमें डीएनए नहीं है। ये आंसर होगा। क्या होता है, प्रश्न हर बार वही आते हैं लेकिन उनका प्रारूप बदल जाता है, पूछने का तरीका बदल जाता है, और जब तरीके बदल जाते हैं तो उनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें वो बच्चे जीत हासिल करते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और वो बच्चे हार जाते हैं जो किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या केवल प्रश्नों को याद कर रहे हैं। तो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा वही बच्चा जीत हासिल करेगा, याद रखिएगा एग्जाम में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का होता है, नॉर्मल पढ़ाई से एग्जाम निकलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। सीलिया और फ्लैजिला से संबंधित तंतु बने होते हैं। सीलिया जानते हैं आप, सीलिया हिंदी में होता है पक्ष्म, ठीक है ना। फ्लैजिला को कहते हैं कशाभिका। ये क्या है? ये है प्रचलन अंग। फ्लैजिला अक्सर जीवाणुओं में पाया जाने वाला प्रचलन अंग है। सीलिया जो है ये प्रोटोजोअन्स में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, प्रचलन अंग है ये। इसके अलावा पैरामीशियम में आपने देखा होगा ये पाए जाते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जो तंतु होते हैं वो काय के बने होते हैं? क्या वो गोल्जी एपरेट्स के बने होते हैं? क्या वो माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं? माइक्रोट्यूबल्स के बने होते हैं? या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने होते हैं? 4 ऑप्शन में से आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, और राइट आंसर में आपको बता दूं यहां पर है माइक्रोट्यूबल्स। राइट आंसर है माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाएं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लीजिए। वह भाग जो रंजित नहीं होता, इनमें से वो कौन सा भाग है जिसे किसी वर्णक द्वारा रंजित नहीं किया जा सकता? कौन सा भाग रंजित नहीं होता? क्रोमेटिड मतलब अर्धगुणसूत्र, क्रोमेटिन ये प्रोटीन का नाम है, क्रोमोमेयर, ठीक है ना, मतलब ये भी गुणसूत्र में पाए जाने वाला बटन के आकार की रचना है, या सेंट्रोमेयर अर्थात संकीर्णन। तो याद रखिएगा वो भाग जो रंजित नहीं होता। अपना उत्तर चुन लीजिए। इसका सही आंसर क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, सेंट्रोमेयर या क्रोमोमेयर से में से सही आंसर जो है वो कौन सा है बेटा? सेंट्रोमेयर, जो कि रंगीन नहीं होता। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा, रेडी हो जाइए। ठीक, ये देखिए, पादप जगत में गुणसूत्रों की न्यूनतम अगुणित संख्या है।
प्रश्न को समझिएगा। पादप गुणसूत्र में गुणसूत्रों की न्यूनतम अगुणित संख्या है, तो वो संख्या क्या हो सकती है? 3, 2, 1 या 4। यहां पर प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अगुणित संख्या, और वो भी सबसे कम। अगुणित संख्या मतलब गुणसूत्र जोड़े में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? क्या वो 3 है, क्या वो 2 है, क्या वो 1 है, क्या है 4? यदि अगुणित संख्या दी गई है तो सही आंसर क्या होगा? 2। और यदि युग्मित संख्या बोलेता तो सही आंसर क्या हो जाता? 1। तो प्रश्न में इफेक्ट पड़ता है, याद रखिएगा। पादप जगत में सबसे कम गुणसूत्र जो है वो 2 होते हैं, याद रखिएगा। सबसे कम गुणसूत्र 2 होते हैं, और सबसे ज्यादा गुणसूत्र जो होते हैं वो 1262 होते हैं, जो कि ऑफियोग्लासम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ऑफियोग्लासम। ठीक है, राइट आंसर पे टिक लगा लीजिए। आपने क्या चुना है देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अपने को कॉलम के बीच में मिलान करना, सही अपने को मिलाना, सही क्या है? कॉलम के बीच मिलान कीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप सही वाला ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले दिया गया है क्या? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या है? थाइलेकॉइड कहां पर पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो आधार द्रव्य है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो आधार द्रव्य है बेटा, वो क्या है? तो याद रखिएगा, ये थाइलेकॉइड जो है ये क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला आधार द्रव्य क्या है? स्ट्रोमा है। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। फिर आते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कहां पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्वलन, मतलब ए का तीसरा और बी का चौथा। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी डिस्क के आकार की रचनाएं हैं, मतलब इसका आएगा पहला। तो ए का तीसरा, बी का चौथा। आइए देखते हैं। ए का तीसरा, ठीक है ना, ए का तीसरा, बी का चौथा और तीसरे का पहला था। तो राइट आंसर जो है, राइट आंसर, एक बार आप चाहे तो फिर से चेक कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पर मैंने कहा था क्रिस्टी के लिए कौन सा? चौथा। तो पहले का, सॉरी, क्रिस्टी के लिए ये तीसरा स्ट्रोमा वाला। तो जो गलती बोल दिया मैंने, थाइलेकॉइड के लिए मैंने स्ट्रोमा चुना है, क्रिस्टी के लिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया चुना। तो तीसरा चौथा और उसके बाद सिस्टर्नी के लिए पहला, तीसरा चौथा पहला। तो ये देखिए तीसरा चौथा पहला, और सीधी सी बात है अगला क्या आएगा? दूसरा आएगा। मतलब राइट आंसर यहां पर आ रहा है हमारा पहला। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इनमें अच्छे बेसिक नॉलेज वाले बच्चे ही निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिका का कोशिकीय जाल किस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है? कोशिका का कोशिकीय जाल किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? ट्राइफैसिक पॉलीमराइजेशन, बाइफैसिक पॉलीमराइजेशन, ट्रेडमिलिंग या डायनेमिक इंस्टेबिलिटी? इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? अपना आंसर चूज कर लीजिए। किसी कोशिका का कोशिकीय कंकाल जाल किस क्रिया द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर आपने चुन लिए होंगे, इसको कहते हैं डायनेमिक इंस्टेबिलिटी। याद रखिएगा, डायनेमिक इंस्टेबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी डिटेल लंबी है, समय की स्थिति को देखते हुए मैं भी आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बट जब आप हमारे कोर्स से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, देखो, डेस्मोसोम्स है। डेस्मोसोम्स क्या है? कोशिकाओं के बीच संयोजिकाएं, वसा का संग्रह करने वाली कोशिकाएं, वर्णक पिंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। डेस्मोसोम्स क्या है? आप जानते हैं डेस्मोसोम्स दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली क्या होती है? एक सतह होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर राइट आंसर क्या आएगा बेटा? कोशिकाओं के बीच के संयोजिकाएं, ठीक है। ईमानदारी से टिक लगाइएगा क्योंकि आप अपना टेस्ट खुद ले रहे हैं, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ये आ गया। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था? हम जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया है, हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया है वो कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि उससे संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो वहीं पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इस क्रिया को सबसे पहले किसने खोजा था? क्या उसे एस मैडनी ने, या फिर मैप्स ने, या फिर माइकेलिस ने, या बार परगन ने खोजा था? किसने खोजा था? ठीक, तो इसका सही आंसर आप चूज कर लीजिए। अपना आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैं बता दूं, माइकेलिस इसका राइट आंसर है, माइकेलिस, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्या, देखिएगा, ये आया फिर से सेटअप वाला क्वेश्चन।
इसमें सुमेलित कीजिए दिया गया है और इसके ऑप्शन, बड़ी अच्छी बात है, इसके ऑप्शन शायद छूट गए हैं, इसके ऑप्शन जो है छूट गए हैं। तो आइए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बड़ी विचित्र स्थिति है कि यहां पर आपको इसके ऑप्शन जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से बता देता हूं इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हमें सही जोड़ी इसकी बनानी है। इसके ऑप्शन जो भी होते तो अपन देखते हैं ए का सही आंसर क्या होता। जीवाणु, जीवाणु के लिए क्या है, स्फेरोसोम के लिए क्या है, क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या है और कैरियोटाइप के लिए क्या है। तो मैं बता दूं, जीवाणु के लिए सही आंसर होगा ग्लाइकोकैलेक्स, ग्लाइकोकैलेक्स याद रखिएगा, मतलब पहले का आएगा तीसरा। फिर इसके बाद बी स्फेरोसोम, स्फेरोसोम के लिए आप जानते हैं वसा का संश्लेषण या वसा का संग्रह, तो इसके लिए आएगा पहला। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के लिए सही आंसर क्या होगा, स्फेरोसोम के लिए ये चला गया बेटा। ठीक, अब ये कैरियोटाइप जो है, कैरियोटाइप 100% कौन है बेटा, इंडियोग्राम, तो इसका मतलब सी के लिए क्या होगा दूसरा। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या होगा, थाइलेमाइड। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट है ना, पहले का हो गया आपका कौन सा, पहले का हो गया आपका तीसरा, जी हाँ, और जो दूसरे का है बी, बी का हो गया पहला, जो सी है सी का हो गया क्या, फोर, सॉरी 4 हो गया, और डी जो है कैरियोटाइप इसका हो गया 2। तो ये जो डी है डी का हो जाता 2। तो इस टाइप के ऑप्शन इसमें दिए गए थे बट शायद मैं लिख नहीं पाया या देख नहीं पाया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनको बहुत अच्छे से मिलाना होता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। ठीक, मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करना चाहते हैं, यदि आप एमपीपीएनएसटी के एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एमसीसी क्लासेस जो है इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। एमसीसी क्लासेस जो है इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। याद रखिएगा, एमपी के अंदर, ठीक, हम कहेंगे हिंदी मीडियम की बेस्ट क्लासों में से एक है हमारी क्लास, जहां पर आपको बेहतरीन नॉलेज जो है वो मिलेगा निश्चित रूप से। तो जितने बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अब तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, 8 जून के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और डेली क्लास लीजिए। तो यूट्यूब पर ऐसे ही हम डेली क्लास देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो डेली एक वीडियो डलेगा जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है ना, आपको अपना भी टेस्ट देना है और सही आंसर पर भी क्लिक करना है। ठीक है ना, और अपने माइंड में उसको डालना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।